नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमर त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। उत्तरकाशी के चिन्यालीसौड़ में आयोजित जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। प्रदेश भर में चल रहे शिविरों के तहत अब तक 650 से अधिक कैंप लगाए जा चुके हैं, जिनमें 5,20,000 से ज्यादा लोगों को विभिन्न योजनाओं का लाभ मिला है। वहीं शिविरों में पात्र लाभार्थियों को मौके पर ही प्रमाण पत्र, पंजीकरण और योजनाओं की स्वीकृति दी गई। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि चिन्यालीसौड़ और गौचर हवाई पट्टी से सेना के माध्यम से चारधाम यात्रा संचालित की जाएगी। साथ ही सीएचसी और महाविद्यालय के उच्चीकरण का आश्वासन भी दिया गया। क्योंकि जनता ही सरकार बनाने का काम करती है, तो सरकार को जनता के पास जाना चाहिए। और 17 दिसंबर से ये शिविरों का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। 17 दिसंबर से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और हमने देखा कि इसके बहुत अच्छे परिणाम आने लगे। लोगों को अपनी समस्याओं के लिए अब कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, बल्कि उनके घर के पास सरकार के 23 प्रशासनिक विभाग वहीं पर जाकर शिविर लगा रहे थे, उनकी जन सुनवाई कर रहे थे। सभी जनपदों में जिलाधिकारी उनकी लगातार स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे थे, उन शिविरों में भाग ले रहे थे। हमारे दोनों मंडलों के कमिश्नर, हमारे प्रोटोकॉल के जो इसको देखने वाले हैं सचिव, और इसके साथ साथ मुख्य सचिव और मैं स्वयं हमने तय किया कि कोई भी शिविर केवल औपचारिकता वश न लगाया जाए। लोगों के वहां पर प्रमाण पत्र बनाए जाए, लाभार्थी योजना का लाभ दिलाया जाए। जो छोटे छोटे काम हो सकते हैं या जो दीर्घकालिक काम हैं, उन कामों की एप्लीकेशन ली जाए, उनके प्रस्ताव लिए जाए, उनको भविष्य की योजनाओं में सम्मिलित किया जाए। और कुछ ज्यादा बजट से संबंधित है, कोई नीति संबंधित विषय है, तो उसको राज्य सरकार को प्रेषित किया जाए। तो भाइयों बहनों, इसके पीछे यही हेतु था कि समय भी बचे, लोगों की परेशानी भी बचे। अब देखिए, इसी जनपद में भी बहुत सीमांत के, अगर मैं कहूं कि हमारे हर्सिल से आगे के गांव हैं, गंगोत्री क्षेत्र के आसपास के गांव हैं, अगर उनको यहाँ मुख्यालय आना हो या मोरी और पुरोला से इधर आना हो, तो काफी टाइम उनको लग जाता है, काफी समय लग जाता है। मैंने ऐसे 2-4 स्थान बताए, लेकिन ऐसे स्थान बहुत हैं हर एक जनपद में। अगर चमोली जनपद आप चले जाइए, देवाल और घेस इतनी दूर है कि उनको गोपेश्वर आने में पूरा दिन लग जाता है, पूरा दिन लग जाएगा। इसी प्रकार अगर वो धारचूला से आगे पिथौरागढ़ आने के लिए उनको नाभी, गुंजी और गरब्यांग जैसे स्थान इतने दूर है कि एक दिन में भी उनकी पूरी यात्रा नहीं हो पाती है। फिर आना, उसके बाद कहीं पर किराए में कमरा लेना, अपना किराया देना, बस में आना या जाना, बहुत समय लग जाता था। इसके माध्यम से आज अनेकों लोगों को, लगभग 40,000 से भी ज्यादा लोगों को सीधे सीधे लाभ इन शिविरों के माध्यम से मिला है। और उत्तरकाशी के चिन्यालीसौड़ में आयोजित जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत प्रशासन ने आमजन की समस्याएं सुनी और कई मामलों में मौके पर ही समाधान के निर्देश दिए। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भागीदारी की। वहीं कार्यक्रम में सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर पात्र लाभार्थियों को उनसे जोड़ा गया। अधिकारियों की मौजूदगी में जनसंपर्क और त्वरित निस्तारण पर विशेष जोर दिया गया। तराई पश्चिमी डिवीजन का फांटो इको टूरिज्म जोन तेजी से पर्यटकों की पसंद बन रहा है। डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य की पहल पर ट्री हाउस और विशेष जलाशयों का विकास किया गया, जिससे जंगल सफारी को नया आकर्षण मिला है। पतरामपुर रेंज में नए सफारी गेट का उद्घाटन सांसद अजय भट्ट और वन मंत्री सुबोध उनियाल ने किया। इस पहल से पर्यटन के साथ साथ स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है। आज निश्चित रूप से जसपुर क्षेत्र के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि कार्बेट के जो पूरे दुनिया में मान्यता है, उसमें आज यहाँ फाटो जोन का भी नाम जोड़ने जा रहा है। और निश्चित रूप से इसमें सफारी प्रारंभ होने के बाद यहाँ एक और लोगों को रोजगार मिलेगा, चाहे वो सफारी
ड्राइवर के माध्यम से हो, सवारी गाड़ी के माध्यम से हो, गाइड के माध्यम से हो, या अन्य तरीकों से उनको रोजगार मिलेगा। वहाँ जसपुर का नाम भी मैं समझता हूँ ये इको टूरिज्म के नक्शे में स्थापित होगा, और इससे यहाँ पर भविष्य और संभावनाएं बनेंगी, क्योंकि आज जिस तरह यहाँ पर रिवर जो सफारी और इसके साथ बर्ड ट्रेल का भी परीक्षण कराने के बाद इस पर भी आगे काम करेंगे। और कुल मिलाकर के जो सरकार की एक सोच थी कि इको टूरिज्म के माध्यम से हमें रोजगार पैदा करना है, उस पर चलते हुए आपने देखा कि आज पिछले 4 वर्षों में ये चौथा गेट शुरू हुआ। देखिए, आपने जैसा कहा कि फाटो वास्तव में बहुत तेजी से उभरता हुआ हमारा एक जोन है, और इसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों का जो सब क्षेत्र की जनता के लिए एक नया प्रयास था कि ये जसपुर क्षेत्र के लिए भी एक नया गेट खोला जाए। तो वो उसी गेट पे खोलते हुए आज हम लोग 5 गाड़ियों से शुरुआत कर रहे हैं। 5 व्हीकल यहाँ से सफारी के लिए जाएंगे और 5 सुबह और 5 शाम जाएंगे। तो इससे इस क्षेत्र को काफी रोजगार के साधन और सारी चीजें यहाँ के लोगों के लिए होंगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में विधानसभा सत्र की अवधि को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्र की समय सीमा कार्य मंत्रणा समिति तय करती है, जिसमें सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष भी शामिल होता है। सत्र की तिथियां आ गई हैं और मैंने पहले भी कहा, मैं फिर कह रहा हूं कि सत्र की अवधि जो हमारे पास बिजनेस होता है उस सत्र के दौरान, उसके ऊपर निर्भर करता है कि हमारे पास कितना काम है, जो कब तक सत्र चलाना होगा, उसके बाद उसके आधार पर तय होती है। और रोज का जो सत्र में जो कार्यक्रम तय होता है वो कार्य मंत्रणा समिति तय करती है। उस कार्य मंत्रणा समिति में नेता प्रतिपक्ष भी होते हैं, कांग्रेस से प्रीतम सिंह भी उसके हिस्सा हैं और कुछ हमारे लोग भी उसमें रहते हैं। ये सब मिलके तब टास्क तय करते हैं। तो अगर टास्क इतने दिन का होगा तो इतने दिन ही विधानसभा चलेगी, टास्क ज़्यादा दिन का होगा तो ज़्यादा दिन विधानसभा चल सकती है। लेकिन उससे हटके मेरा ये कहना है कि कांग्रेस हमेशा गैरसैंण पर जो सत्र होता है उसमें सवाल खड़े करती है, और उसके बाद देखने में आता है कि वहाँ जाने के बाद कांग्रेस वापस आने की तैयारी में लग जाती है, सत्र चलने नहीं देती है। तो मेरा ये कहना है, अगर कांग्रेस को लगता है कि गैरसैंण में रहना, ज़्यादा दिन रहने से कोई बेहतर होने वाला है, तो कांग्रेस के विधायक वहाँ रुकते क्यों नहीं है? ठीक है, सत्र हमारे 4 दिन में समाप्त हो जाएगा, 5 दिन में समाप्त हो जाएगा। अरे वहाँ रहने की व्यवस्था है, सरकार पूरी जिम्मेदारी उठाने को तैयार है, वो रहे ना 1 महीना वहाँ, कौन रोक रहा है? हरिद्वार में वरिष्ठ नागरिकों के हितों के लिए सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर सोसाइटी का गठन किया गया। प्रेस क्लब में आयोजित कार्यक्रम में नए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई और वरिष्ठ जनों को सम्मानित किया गया। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस राजेश टंडन ने संस्था के प्रयासों की सराहना करते हुए समान अधिकार और सम्मानजनक जीवन पर जोर दिया। इस कार्यक्रम में सीनियर सिटीजन्स को जो सम्मान दिया गया है उसके लिए वो डिजर्व करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, जब संविधान बना था उसके बाद धीरे धीरे करके उसमें जो अमेंडमेंट्स आते गए और आज मानव अधिकार अधिनियम जो आया है उसमें एक सेक्शन 2D है जिसमें लाइफ, लिबर्टी एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, ये डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल इसी बात को प्रेरित करती है कि मनुष्य को एक सम्मान देना चाहिए और सीनियर सिटीजन्स इस तरह का सम्मान मिलने पर वो अपनी सेवा करता है, मनुष्यों की सेवा करता है, बच्चों की सेवा करता है, समाज की सेवा करता है। इस वजह से इसको लाइफ, लिबर्टी जो 3 शब्द दिए गए हैं, हम मेरे मन में शुरू से ये रहा है कि एक मैं संस्था सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी बनाऊं, जिससे अपने बुजुर्ग लोगों को जोड़ के उनके दुख सुख में पूरी तरह से तन मन से उनकी मदद कर सकूं। मेरा ध्येय सब ये है कि लोगों को जोड़ के एक दूसरे के दुख सुख में खड़ा होना, मदद करना और मिलना जुलना, ये मेरी एक वो है। धर्मनगरी हरिद्वार में यूजीसी को वापस लेने की मांग को लेकर संत समाज सड़कों पर उतर आया। गोविंद घाट से देवपुरा चौक तक मशाल जुलूस निकालकर संतों और स्थानीय लोगों ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया।
संत समाज का कहना है कि यूजीसी से जुड़े हालिया फैसलों से पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था और धार्मिक संस्थानों की स्वायत्तता प्रभावित हो रही है। मांग पूरी न होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी गई। परशुराम अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये आयोजन किया है और मैं क्योंकि यूजीसी का पूरा कट्टर विरोधी हूँ, यूजीसी एक्ट का, तो मैं और मुझे पंडित जी के काम में तो आना ही था, तो मैं पंडित जी का समर्थन करने के लिए, इस कानून का विरोध करने के लिए हरिद्वार में आया हुआ हूँ। आगे की रूपरेखा तो ये है कि मैं तो सारे संतों से यहाँ अनुरोध करना चाहता हूँ कि संत खड़े हों। ये जितने भी संत हैं, ये जिस सनातन धर्म की बात करते हैं वो सनातन धर्म धरती से समाप्त हो जाएगा अगर ये यूजीसी कानून वापस नहीं हुआ। तो संतों को देखना चाहिए, संतों को आगे आना चाहिए इस यूजीसी कानून का विरोध करने के लिए, और उनसे यही निवेदन मैं अखंड परशुराम अखाड़ा के अधीर कौशिक जी के माध्यम से करना चाहता हूं। 19 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं से न्यूनतम पंजीकरण शुल्क लेने की तैयारी है, जिसका निर्धारण जल्द ही किया जाएगा। यात्रा के सुरक्षित और सुव्यवस्थित संचालन को लेकर शासन प्रशासन स्तर पर बैठकें जारी हैं। वहीं कांग्रेस ने पंजीकरण शुल्क का विरोध करते हुए कहा कि श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, ऐसे में शुल्क लेना उचित नहीं, खासकर आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए। देखिए, चारधाम यात्रा में जो शुल्क का जहां तक सवाल है, ये बहुत गलत बात है कि आप उनसे शुल्क वसूलने का काम कर रहे हैं। देखिए, आप पर्यटन से लीजिए ना, पर्यटन में कोई व्यक्ति आते हैं घूमने के लिए, वो अपना घूमने फिरने के लिए आते हैं, और जो धार्मिक स्थलों पर आता है वो गरीब आदमी ज्यादातर होता है, जो आस्था के साथ आता है। वो पहले ही जो है यहाँ पर कई बार अचानक रोडें बंद हो जाती है, कई बार कोई दिक्कत आ जाती है, तो पहले ही खर्चा उसका ज्यादा होता है। क्यों उस पर बोझ आप और डाल रहे हैं? मेरा ये कहना है माननीय धामी जी से, उनकी सरकार से, कि कृपा करके जो है इसको शुल्क को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए और उनको राहत दी जाए। उत्तराखंड सरकार 60 साल से अधिक आयु की महिलाओं के लिए दादी नानी योजना लाने की तैयारी में है। वहीं महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि योजना के तहत वृद्ध महिलाओं की स्वास्थ्य, आर्थिक और भावनात्मक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक सपोर्टिव सिस्टम विकसित किया जाएगा। संवाद कार्यक्रमों में सामने आया कि पेंशन के बावजूद स्वास्थ्य देखभाल और अकेलेपन जैसी चुनौतियां बड़ी समस्या है। सरकार इन सुझावों को ठोस योजना के रूप में लागू करने की दिशा में काम कर रही है। हम लोग इस दिशा में एक विचार बना रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण, अब तक में बालिकाओं और महिलाओं के रूप में विभिन्न प्रकार की योजनाओं के रूप में उनका सशक्तिकरण सुनिश्चित करने का विभाग ने हमेशा से काम किया। लेकिन जो 60 वर्ष से ऊपर वाली महिलाएं हैं, उनके जीवन में पति के साथ या पति के विहीन क्या उनकी लाइफ है, और वो जो अकेले घरों में रह रही हैं या संस्थाओं में रह रही हैं, सरकार उनके लिए किस तरह से एक सपोर्टिव सिस्टम डेवलप कर सकती है, उस विचार को किस प्रकार से शासनादेशों में लेकर आ सकते हैं। तो उसके लिए वृद्ध महिलाओं से बात करते हुए उनके अनुभवों को साझा करने का, उनके अनुभवों से जानने का, और कल को भविष्य में किसी योजना में रूपांतरित करने का एक प्रयास जो है आज उसकी। जबरेड़ा पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक बाइक चोर को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपी दीपक के पास से चोरी की 2 स्प्लेंडर प्लस बाइक बरामद हुई है। एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने बताया कि एसएसपी के निर्देश पर चल रहे चेकिंग और सत्यापन अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। पुलिस आरोपी के आपराधिक इतिहास की जांच कर रही है और बड़े वाहन चोर गिरोह से जुड़े होने की आशंका भी जता रही है। जो हमारी पीएचयू लेवल पे एक प्रॉपर एक डेंस चेकिंग के निर्देश हैं। थाना झबरेड़ा में कल ही चेकिंग हो रही थी। एसएसपी सर के क्लियर निर्देश थे कि गहनता से चेकिंग की जाए। तो इस चेकिंग के दौरान कल एसओ अपनी टीम के साथ थाना झबरेड़ा में जब चेकिंग करी थी, तो एक व्यक्ति एक ऐसी बाइक के साथ मिला जो चोरी की बाइक थी। उसने इस बात को एडमिट किया कि वो रहने वाला सहारनपुर देवबंद का है और यहाँ मौका मिलने पर ऐसी चोरियां करता है। फिर उससे और गहनता से पूछताछ करने पर उसने 2 बाइक और चोरी करना तस्दीक किया। उसकी निशानदेही पर 2 बाइकें बरामद हो गई, एक थाना गंगनहर क्षेत्र की और एक थाना झबरेड़ा की। तो फाइनली 3 बाइकों के साथ ये व्यक्ति, आज हम इसको रिमांड पे ले रहे हैं। इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में जानकारी ली जा रही है और इससे पहले इसने कब कब क्या किया इसके साथ और कितने लोग हैं, ये अभी पड़ताल कर।
आगामी गर्मी के मौसम को देखते हुए उत्तराखंड में वनाग्नि से निपटने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। देहरादून के जौली ग्रांट क्षेत्र में वन विभाग ने मॉक ड्रिल कर व्यवस्थाओं को परखा। सायरन, धुएं और रेस्क्यू अभ्यास के जरिए रियल टाइम रिस्पांस का परीक्षण किया गया। राज्य भर के वन प्रभागों और अभ्यारण्यों में भी संयुक्त अभ्यास किए गए। ये रिपोर्ट देखिए। गर्मी के सत्र को देखते हुए उत्तराखंड के देहरादून में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बुधवार को देहरादून के जौली ग्रांट इलाके में धुएं के गुब्बार उठते दिखे और सायरन जोर जोर से बजते रहे, क्योंकि उत्तराखंड के वन विभाग ने जंगल में आग लगने के मौसम से पहले राज्यव्यापी मॉक ड्रिल की शुरुआत कर दी। वास्तविक प्रतिक्रिया प्रणालियों और समन्वय का परीक्षण करने के लिए वन प्रभागों, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभ्यारण्यों में संयुक्त अभ्यास आयोजित किए गए। देहरादून वन प्रभाग के थानों रेंज में वनाग्नि के दृष्टिगत मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस वनाग्नि मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य वनाग्नि काल से पूर्व वनाग्नि के दृष्टिगत अपनी तैयारियों को आंकना था। इसके दृष्टिगत इस वनाग्नि मॉक ड्रिल में सभी लाइन डिपार्टमेंट जैसे अग्निशमन विभाग, लोक निर्माण विभाग, SDRF, NDRF, स्थानीय प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग की टीमों द्वारा अपने अपने उपकरणों का एवं संसाधनों का प्रयोग किया गया। देखिए, आज वन विभाग द्वारा जैसे आपने बताया फायर सीजन शुरू हो गया 15 फरवरी से और ये जून तक रहता है। जब तक बारिश शुरू होती है तब तक इसको फायर सीजन चलाया जाता है। जैसा कि आपने आज देखा, इसमें सभी विभागों द्वारा जो है इसमें पार्टिसिपेट किया गया है और सभी के पास जो उनके इक्विपमेंट्स है उनका यहाँ पे यूज किया गया। इस साल कम बारिश और कम बर्फबारी के कारण जंगल असामान्य रूप से सूखे हैं। इससे आने वाले महीनों में जंगल में आग लगने का खतरा बढ़ गया है। आपदा प्रबंधन अधिकारियों का कहना है कि विभिन्न एजेंसियों और स्थानीय समुदाय के बीच बेहतर सामंजस्य के लिए कदम उठाए गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि वनाग्नि एक बहुत बड़ी चुनौती है आगामी दिनों के लिए वन विभाग के लिए। उसके दृष्टिगत हमारी जो पिछले महीनों में प्रिपेयर्डनेस हुई है, उस प्रिपेयर्डनेस के अंतर्गत मैन पावर मोबिलाइजेशन, रिसोर्स मोबिलाइजेशन और अन्य विभागों के साथ समन्वय, समुदाय के साथ समन्वय की भी कार्रवाई की जा रही है। इन सभी चीजों को एक टेस्टिंग करने के लिए, वैलिडेशन करने के लिए, जांच परखने के लिए सभी वन प्रभागों में जिला स्तर पर आयोजित किया गया है। इस मॉक ड्रिल में कुल 41 वन प्रभाग, राष्ट्रीय उद्यान और वन अभ्यारण्य द्वारा प्रतिभाग किया गया। जंगल में आग लगने की आशंका बढ़ने के साथ तैयारी और जागरूकता अभियान महत्वपूर्ण है। बुधवार को देहरादून में की गई मॉक ड्रिल इसी इरादे के साथ की गई है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।